राइट शॉर्ट नोट्स ऑन DU टेस्ट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रेटिकुलोसाइट काउंट और PCV। 4-5 नंबर के हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं DU टेस्ट। ये है आपका DU टेस्ट। क्या होता है DU टेस्ट? क्या लिखोगे भाई? अगर अपन सिंपल भाषा में, अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए अपन DU टेस्ट लगाते हैं। वीक डी एंटीजन होता है, वो रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, और वो नेगेटिव शो कर देता है। एक्चुअल में क्या है, वो प्रेजेंट होता है लेकिन वो क्या होता है, शो नहीं कर पाता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए DU टेस्ट लगाते हैं। सपोज करो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? O पॉजिटिव। ठीक है, O पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर किसी का O नेगेटिव होता तब अपन ये टेस्ट DU टेस्ट लगा के देखते हैं कि कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव तो नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए अपन DU टेस्ट लगाते हैं। पॉजिटिव कैसे हो सकता है भाई? ये एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप में, कौन कौन से एंटीजन होते हैं? A, B, D और एक H भी होता है, मेन ये होते हैं। ठीक है, तो D एंटीजन है, ये कहां पर होगा? RBC की सरफेस पर होगा, है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या वीक होता है, वो वीक, ठीक है, वीक एंटीजन D। इसको डिटेक्ट करने के लिए ये क्या है, नॉर्मली अपन क्या कराते हैं, एंटी-DC रिएक्शन कराते हैं। एंटीबॉडी अपन ने D होती है अपने पास। ब्लड ग्रुप के देखा, रिसर्च ब्लड ग्रुप किया आपने, RS बोलते हैं उसको। RS में क्या पता चलता है हमें? पॉजिटिव नेगेटिव। माय ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक तो AB होता है, उसके अंदर A और B से अपन लगाते हैं, A फट गया तो A है, B फट गया तो B है, दोनों फट गया तो AB है, दोनों नहीं फटे तो O है। जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं RH वाला रिसर्च ब्लड ग्रुप से, उसके अंदर एंटी-D डालते हैं, वो एंटीजन से रिएक्शन करता है, फट गया तो इसमें एंटी-D है यानी पॉजिटिव है वो, या फिर नेगेटिव नहीं फटा। लेकिन कई बार क्या है, नेगेटिव दे देता है लेकिन उसमें क्या होता है, एंटीजन होता है वो वीक एंटीजन D प्रेजेंट होता है, वो जनरली रिएक्शन नहीं करता, और अपन कुम सीरम से अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्यों करते हैं? यदि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ गया तब करते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज ब्लड ग्रुप उसका नेगेटिव है तब करते हैं, या फिर किसी को अपन को ब्लड चढ़ाना है, ब्लड देना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, तब ये टेस्ट अपन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई DU टेस्ट की। अब लिखोगे कैसे? ये क्या है, वीक D एंटीजन टेस्ट है। ठीक है, वीक एंटीजन D को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसको कंफर्म करते हैं कि वास्तव में नेगेटिव है कि नहीं। ये DU टेस्ट के बारे में अपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। प्रिंसिपल क्या होगा इसका? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखोगे आप? यानी ट्रिक वही लगानी है आपको, IPS RPS। ठीक है, अब ये 5 नंबर का है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, बस सिंपल सा लिख दो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है उस पर डिपेंड है। सैंपल में क्या लोगे आप? EDTA ब्लड सैंपल। ठीक है, अगर इसके बारे में DU टेस्ट को कैसे लगाते हैं पूरा प्रॉपर आपको जानना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक दे रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, EDTA ब्लड सैंपल हो गया आपका, NS नॉर्मल सलाइन, एंटी-D सीरम 22%, बोविलिन कुम्भ सीरम बोल सकते हो उसको, कुम्भ, या फिर AHG सीरम। टेस्ट ट्यूब होगी लगाने के लिए, टेस्ट ट्यूब होगी, इंक्यूबेटर हो गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गई, माइक्रोस्कोप हो गया, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में प्रोसीजर में क्या करते हैं, देखो मैं मोटा समझा देता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है,
देखो प्रोसीजर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे ना, 5% आरबीसी का सस्पेंशन तैयार करेंगे। प्रोसीजर में दो पॉइंट होता है, एक तो अपन 5% सस्पेंशन तैयार करते हैं, सस्पेंशन, और एक लगाते हैं अपन टेस्ट। ठीक है, सस्पेंशन कैसे करते हैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। क्या करना होता है आपको, देखो एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी की सरफेस पर, आरबी की सरफेस पर। ठीक है, ये अपन टेस्ट ट्यूब ली, ये ब्लड है आरबीसी अंदर, ठीक है, ऊपर क्या है, ये सीरम है। तो जो इसकी सरफेस पर क्या मिलेगा आपको, एंटीजन मिलेगा इसकी सरफेस पर, और बाकी यहां मिलेगी आपको एंटीबॉडी। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यानी थोड़ा सा अपना ब्लड लिया, एनएस नॉर्मल सलाइन डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद में अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसको घुमाएंगे, तो आरबीसी है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का जो पार्ट है वो, उसमें सीरम है, एनएस है, वो ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप डाल के और बाहर निकाल देंगे पूरा, सिर्फ ये छोड़ेंगे, बाहरी ऊपर निकाल देंगे। फिर दोबारा एनएस डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, और इस तरह से अपन को ये प्रोसीजर 3 बार करना है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबॉडी होती है फ्री, और कोई एंटीबॉडी है वो अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन दे देगी, और हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें एंटी डी की वजह से आया है, कोई दूसरी फ्री एंटीबॉडी पड़ी है उसकी वजह से रिएक्शन आई। तो अपन साफ कर दिया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ आरबीसी बची है और इस पर लगी हुई एंटीजन, कौन सा एंटीजन है नहीं। ठीक है, अब 5% के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब 5 ml ये लेते हैं और 95 ml वो हो गया। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 ड्रॉप तो डाल देंगे इसकी और 19 ड्रॉप डाल देंगे एनएस की नॉर्मल सलाइन। अब इसको हिला के अपन रख लेंगे, ये अपने पास सैंपल तैयार हो गया। टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक पर अपन टी लिखते हैं टेस्ट के लिए, एक पर अपन कंट्रोल लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अपन एंटी डी, एंटी डी जो सीरम होती है, ब्लड ग्रुप लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, इसमें डाल देंगे अपन बोविलिन, बोविलिन। ठीक है, 22% आती है, एल्बुमिन होती है, बोविलिन एल्बुमिन, ये डालते हैं। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसकी 2 ड्रॉप इसमें डालेंगे और 2 ड्रॉप ही इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट से लेके आधा घंटे, कंडीशन पर है, अलग अलग कंडीशन होती है। अब इसको आधा घंटे के लिए रखेंगे और आधा घंटा के बाद में क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यानी सेंट्रीफ्यूज आपको 3 बार करनी है, एक बार तो सस्पेंशन बनाने के लिए, एक बार ये टेस्ट लगाने के लिए, एक फाइनली अपन कुछ ऐड करने के बाद। इंक्यूबेट किया आधा घंटा तक 37 डिग्री पर। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होगी वो इसके अंदर हो जाएगी। होने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। अब घुमाने के बाद में जो ऊपर का पार्ट है ये नीचे रह जाएगी आरबीसी, तो ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे अपन ड्रॉपर से। अब ये जो पार्ट बचा है, ठीक है, इस तरह से सिर्फ ये पार्ट बचेगा, नीचे कुछ बूंदे बचेगी, बाकी अपन ने सब निकाल दिया। जो भी कोई रिएक्शन थी वो एनएस के थ्रू बाहर निकल गई। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के थ्रू बाहर निकल गई। अब क्या करेंगे, इसमें अपन डालेंगे AHG कूम सीरम डालेंगे, इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। ठीक है, अब डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के आसपास इसको थोड़ी देर अपन इंक्यूबेट करेंगे, 10-15 मिनट। उसके बाद में अपन 2-3 मिनट इसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अगर वापस इसको हिलाते पूरा मिक्स हो गया तब तो नेगेटिव है, और नीचे अगर एग्लूटेशन आ रहा है, थक्के से जम गए, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। कि जो रिएक्शन एंटी डी से नहीं हो रही थी वो किससे हो रही है, AHG से, कूम सिरप से रिएक्शन कर रही है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बाकी के अपन निकाल लें। तो इस तरह से अपन इस टेस्ट को लगाते हैं। क्लिनिकल उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, सिग्निफिकेंस के अंदर 2-3 चीजें लिख देना। ब्लड ग्रुप, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको कंफर्म करने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, और किसी कोई मदर है वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसमें कहीं एंटीजन, एंटी डी तो नहीं बन गया अंदर, एंटीबॉडी डी तो नहीं बन गया, उसको कंफर्म करने के लिए अपन ये टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिटेल से अगर आप देखना चाहो तो अब वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यू टेस्ट। अगला पॉइंट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दूसरा पॉइंट है अपना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देखो 2 शब्द है, थ्रोम्बोसाइटोसिस और पेनिया।
पेनिया शब्द अपन वहां लगाते हैं जहां नॉर्मल रेंज से किसी की कम वैल्यू हो। ये अगर लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइटो, सिस कब लगाते हैं, जब बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी ऊपर की रेंज होती है तब अपन लगाते हैं सिस्ट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट, ठीक है। तो ये अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो थ्रोम्बोसाइट से बना है। और थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट आल्सो नोन एज प्लेटलेट, चाहे प्लेटलेट बोल दो तो थ्रोम्बोसाइट्स बोल दो, ठीक है। और इसकी तो नॉर्मल रेंज होती है, वो होती है 1.5 से 4 लाख, ठीक है। अब ये इस रेंज से अगर डाउन हो जाती है, घट जाती है, तब बोलते हैं इसको अपन क्या, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इंक्रीज हो जाएगी तो क्या बोलेंगे अपन, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब हो गया मन बॉडी के अंदर प्लेटलेट की जो संख्या है वो नॉर्मल रेंज से कम आना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस किस कंडीशन में होता है। अब इसको अपन क्या है, 5 नंबर का है तो शॉर्ट में लिखेंगे। देखो अपने पास 3 ट्रिक है, एक तो आईपीएस, एक आईपीएस डिपार्ट, ठीक है, डिपार्टमेंट अपन शॉर्ट में लिखते हैं। ये 2 ट्रिक है, ये एनाटॉमी के लिए लगाते हैं और ये हेमेटोलॉजी के लिए। लेकिन अगर कोई डिजीज आती है, कोई डिजीज पूछते हैं ना, तब अपन क्या करते हैं, एक तीसरी ट्रिक और है, वो आपको मैं बता रहा हूं, और वो है मैं कल जाऊं टेस्ट कराने, ठीक है। कोई आदमी बीमार है, आपको इतना सा याद रखना है, मैं कल जाऊं टेस्ट कराने, या मैं कल जाऊंगा टेस्ट कराने, ठीक है। मैं का मतलब आपको याद रखना है आई, ठीक है। इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं क्या का मतलब कारण, या फिर कॉजिंग, कारण क्या है। लय से लक्षण, लक्षण सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, सिम्टम्स जांच यानी टेस्ट, कौन कौन से करने होते हैं, उपचार, ट्रीटमेंट, बस ये चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन देना है, कारण क्या है इसका, इसमें लक्षण क्या होते हैं, टेस्ट कौन से लगाते हैं, और उसके बाद फाइनली ट्रीटमेंट अपन क्या करते हैं, ठीक है। अब तब तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में अपन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, देखो इसका डिटेल्स वीडियो इसका भी देर का लिंक में। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की परिभाषा होगी, दूसरा नाम इसका प्लेटलेट होती है, इसका नॉर्मल रेंज ये होती है, घटने पर ये कहते हैं, बढ़ने पर ये कहते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोजिंग, कारण क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसके 2-3 मुख्य मुख्य कारण है। कोज क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं बताओ, किस कंडीशन में ये डाउन हो जाते हैं, डेंगू में हो जाता है, बिल्कुल डेंगू में कम हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो कोई वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसके अलावा फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाए, फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाए, फॉर्मेशन यानी बढ़ना, जो नया ब्लड बन रहा है वो अगर कम हो गया तो भी ये हो सकता है। अब कम कब का होगा, हाँ, बोन मेरो हो सकता है, इसमें बोन मेरो में कोई दिक्कत हो तब डाउन होगी, ठीक है। विटामिन की कमी हो, B12 हो सकती है, B6 हो सकती है, आयरन की कमी हो गई, ये सारी चीजें क्या आएगी, फॉर्मेशन डिक्रीज में आएगी। एक वो है डिस्ट्रैक्शन इंक्रीज, डिस्ट्रैक्शन इंक्रीज, डिस्ट्रैक्शन का मतलब वो है टूटना, ब्लड सेल्स टूट रही है तो भी ये कम हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है, मतलब ये तो घट रही है फॉर्मेशन, बढ़ने, बोन मेरो को अंदर बन ही नहीं रही है तो अपने आप कम होगी। एक तो है बन तो रही है लेकिन वो हिमोलाइज हो रही है या वो किसी कारण से वो टूट रही है तो भी नहीं होगी। अब डिस्ट्रैक्शन कब होता है, डेंगू हो गया, हिमोलाइज जितने भी टाइप के होते हैं, ब्लड लॉस हो गया एक्यूट, तो उस कंडीशन में क्या है, ज्यादा टूटती है, बहुत सारी डिजीज होती है उसके अंदर ये डिक्रीज होती है। इसके अलावा अपने हो जाएगा लक्षण, ठीक, सिम्टम्स क्या होंगे बताओ, अगर किसी के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया तो क्या सिम्टम्स लिखोगे, एक तो बॉडी के अंदर नीला तो घबराहट,
स्पॉट्स बनेंगे, स्पॉटिंग ऑन स्किन, रेडिश कलर का हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, हैं गम्स में खून आने लग जाएगा, ठीक है, नक्शीड नाक में, नोज से ब्लड निकलने लग जाएगा, ये सारी चीजें। एक परपूरिया हो जाएगा, परपूरिया जानते हो? हाँ, अगर आपने इंजेक्शन कहीं लगाया हो तो यहाँ पर काला काला हो जाता है, वो अंदर ही अंदर क्या है, ब्लड है वो बहता रहता है, वेन से बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं परपूरिया। प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है। अब टेस्ट कैसे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है? एक तो सीबीसी टेस्ट लगाएंगे अपन, पीबीएफ, मेन तो ये दो ही है, ठीक है। अपन सीबीसी टेस्ट से पता लगा देते हैं, इसके अलावा पीबीएफ से अपन काउंट कर सकते हैं इसको। उपचार क्या है, इसको आपको फ्लूइड चढ़ाना है, प्लेटलेट अपन किसी के चढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, और उसको क्या है ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर के अनुसार देते हैं। वो ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट्स के लिए लागू होता है वो अपन टेबलेट वगैरह जो भी है बढ़ने की वो देते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, D5 है, NS है, इस टाइप की चीजें हैं वो लगाते हैं, दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत? रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलो कैसे करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट? रेटिकुलो से बोलते हैं इनमेच्योर आरबीसी। आरबीसी का तो फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, तो अंतिम चरण में क्या बनता है, आरबीसी बनते हैं, उससे जस्ट पहले का स्टेप, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रेटिकुलोसाइट, ठीक है। इनमेच्योर आरबीसी परिपक्व होने से पहले की जो स्टेज है वो होती है इनमेच्योर आरबीसी। तो रेटिकुलोसाइट किसको बोलते हैं? इनमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं, और ये इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लगभग 2 से 3% के आसपास होती है। 6 अलग अलग है वे, नॉर्मली कह सकते हैं, बाकी जैसे अडल्ट में है, चाइल्ड्स में ज्यादा होगी, नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2-3% के आसपास होती है। प्रतिशत में ध्यान, रेटिकुलोसाइट काउंट किसमें होती है? प्रतिशत में काउंट होती है, और इसका भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल से पढ़ना है तो, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट होता क्या है वो बता दिया मैंने। इनमेच्योर आरबीसी होती है, 2 से 3% होती है, और इसको मेच्योर होने में 1 से 2 दिन लग जाता है। आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या क्या हो गया, देखो आरएनए प्रेजेंट होता है, एक तो हो गया आपका आरएनए, इनमेच्योर आरबीसी, मैच्योर्ड 1 से 2 days, नॉर्मल रेंज 2 से 3%, एडल्ट के मान ये होती है लगभग 2%, हाँ, और न्यू बॉर्न में या बॉर्न बेबी उसमें 6% तक होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टिक काउंटिंग के लिए पूछा तो काउंटिंग कैसे करेंगे? सुप्रावाइटल स्टेन से अपन इसको करते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन कौन सी होगी? न्यू मिथाइल ब्लू, ठीक है। ये सुप्रावाइटल का मतलब क्या होता है? ज्यादातर अपन क्या करते हैं कि जैसे ब्लड लिया आपने, जैसे या फिंगर से लिया या उससे लिया, उसको अपन क्या करते हैं, पीबीए बनाते हैं। पीबीए बनाना आता है, ठीक है, पीबीए बनाते हैं। पीबीए बनाने के बाद में उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उसको स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद में उसको वापस सुखाते हैं, फिर अपना माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। ये नॉर्मल होता है। लेकिन सुप्रावाइटल में क्या होता है, ब्लड लिया, उसी के अंदर अपन डाई मिला देते हैं। जो कौन सी डाई होती है? सुप्रावाइटल स्टेन होती है, उसको बोलते हैं। न्यू मिथाइलिन ब्लू है, वो अपने एक एग्जांपल देख लेते हैं। न्यू मिथाइलिन ब्लू क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं और उसको रख देते हैं, ठीक है। अब वो न्यू मिथाइल क्या करता है, इसके अंदर आरएनए, भाई उसमें आरएनए प्रेजेंट है, इसको स्टेन कर देगा, और वो कलर अपन किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोसीजर हो गया। कैसे बनाते हैं स्टेन? डायरेक्ट ब्लड की 2 ड्रॉप ली, उसमें क्या करेंगे अपन, न्यू मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, ठीक है, सुप्रावाइटल बोलते हैं। अब उसको थोड़ी देर रखने देंगे, फिर उसमें से एक ड्रॉप लेंगे, स्लाइड खींचेंगे, उसको पीबीए बनाएंगे, और उस पीबीए को अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देख के काउंट करेंगे। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल काउंट ऑफ रेटिकुलो काउंट अपन करेंगे, रेटिकुलोसाइट टोटल हो गया, जो आरएनए अपन को दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे। टोटल आरबीसी कितनी आ रही है उसमें, उसको, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। और सैंपल पीजीटी वाइल के अंदर लेना है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके अंदर, इस टेस्ट को लगाने के लिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए, सुप्रावाइटल वो चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, स्प्रेडर चाहिए पीबीए बनाने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप चाहिए। ये सारी चीजें हमने रिक्वायरमेंट के अंदर डाल देंगे।
कैलकुलेशन कर देंगे, प्रोसीजर लिख देंगे पूरा, कैलकुलेशन कर देंगे और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अदर। हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, उनमें बढ़ता है, जैसे थैलीसीमिया है, थैलीसीमिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यू बॉर्न के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। ब्लड लॉस में कह सकते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक थोड़ी रहता है, वो तो 1-2 दिन के बाद में अपन रिकवर होता है। ठीक है, थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनके अंदर क्या है, G6PD वाला है, स्पेरोसाइटोसिस बोलते हैं, उसके अंदर ये बढ़ जाता है। ठीक है, हो गया तीनों। लास्ट क्या बचा अपना, पीसीवी। पीसीवी देखो, इसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, इसको यहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस पर है वो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर नहीं है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वापस देख लेना एक बार। ठीक है, पीसीवी क्या होता है, क्या लिखोगे पीसीवी के बारे में? पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं अपन हेमोक्राइट। ठीक है, और सिंपल सी बात, हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा ब्लड है तो उसमें से कितनी आरबीसी प्रतिशत, टोटल ब्लड में से कितनी आरबीसी प्रतिशत है, उसको बोलते हैं। यानी आपने 100 ml ब्लड लिया है तो इसमें कितना प्रतिशत आरबीसी आ रही है, उसको बोलते हैं अपन पीसीवी। ठीक है, और इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 45%। 45% अगर 100 ml ब्लड लिया है तो 45% अपने पास आरबीसी होगी और 55% आपके पास प्लाज्मा होगा। ये नॉर्मल है। अगर किसी के एनीमिया है तो ये डाउन हो जाएगी। ठीक है, डाउन हो जाएगी, या फिर बढ़ेगी कब, किस कंडीशन में बढ़ेगी, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पीसीवी के बारे में आप क्या लिखोगे? फुल फॉर्म पैक्ड सेल वॉल्यूम है, इस दूसरा नाम इट इज आल्सो नोन एज हेमेटोक्राइट, हेमेटोक्राइट के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्लड की कलर इंडेक्स है उसी का पार्ट है। एनीमिया का अपन प्रोफाइल देखते हैं ना, MCH MCV, तो उसी का पार्ट क्या है, ये पीसीवी है। ब्लड कलर इंडेक्स या रेड ब्लड सेल कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल इंडेक्स। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। ये चीजें तो इसके अंदर अपन लिख देंगे। अब इसके अलावा काउंट पूछा नहीं है, पीसीवी, सिर्फ पीसीवी पूछा है, पीसीवी पूछा। ठीक है, तो अब इसमें आप काउंट सीखना चाहो तो सीख लो, बाकी तो क्या है, कैसे करते हैं पीसीवी काउंट। देखो अपने पास ये साल लगाने के 2 ट्यूब्स होते हैं, वेस्टर्जन और वेस्टर्न। जो एक साइड से 1 ट्यूब होती है उससे लगाते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि वो ट्यूब वेस्टर्न ग्रीन है या वेस्टर्जन। ठीक है, 2 ट्यूब होती है, एक दोनों साइड से बंद होती है, दोनों साइड से ओपन होती है, और एक साइड से ओपन होती है। तो जो ये साल मेनली लगाते हैं, इसके अलावा जो दूसरी वाली है उसी से लगाते हैं, वेस्टर्जन में लगाते हैं। किसको नाम याद है? वेस्टर्जन कन्फर्म, चलो कमेंट करके बताना। ठीक है, उससे अपन ये टेस्ट लगाते हैं और ये सार पीसीवी दोनों ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ये सार पीसीवी दोनों ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान तो है। वीडियो दे रखा है, वैसे वीडियो में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इसके अलावा इसमें कब बढ़ जाती है कब घट जाती है, प्रोसीजर वो दे रखा है, कब बढ़ती है कब घटती है। भाई ये मैं टेस्ट ट्यूब बता रहा हूँ आपको, ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। ठीक है, और ये 45% अपने ये होनी चाहिए। बढ़ेगी तो कब, ये अपने पास फ्लूइड है, या तो अपन ये फ्लूइड निकाल ले यहाँ से, मान लो पहले यहाँ है और यहाँ तक आ गया तो प्रतिशत कम हो गया इसका। ठीक है, कब हुआ ये फ्लूइड, कब निकलता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के अंदर ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग के अंदर बढ़ जाता है। एक कंडीशन और है, ये अगर साइज बड़ी हो गई, मैक्रोसाइट हो गई, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो कब मैक्रोसाइट, अगर साइज मैक्रोसाइट होगी तो बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन है तो बढ़ेगा। ठीक है, यानी फ्लूइड लॉस हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है कोई तो बढ़ेगा। घटेगा कब, जब साइज छोटी हो जाएगी, मैक्रोसाइट फ्लूइड ज्यादा हो, इन कंडीशन में घट जाएगी। ठीक है, मेनली एनीमिया के अंदर ये घटती है। नीचे आ जाएगा, एनीमिया है ही नहीं आरबीसी, तो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, ये अपने आप नीचे आएगी। इसको बोलेंगे ना, ऊपर वाला को थोड़ी बोलेंगे, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे, नहीं हो गए हैं तो कर लेना भाई साहब। ठीक है, वीडियो डाल रखा है और अच्छी तरह से देखो, 2 बार रिवीजन करो, कल इस पर थोड़ा डिस्कस और कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, ध्यान है,
ये ट्रिक लगानी है, शॉर्ट में लगानी है 5 नंबर का, ये से नहीं आप लेके बैठ जाओ टप्पा दे रहे हो, 5 नंबर में से 6 नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके ओके।